Assalamualaikum dear students. Welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद सुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है साइटोस्केलेटन। अब इस चैप्टर के अंदर हम सेल्स पढ़ रहे थे और सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, हम इसका तफसील से जायजा ले रहे थे। और इससे पहले हमने बहुत सारी ऑर्गेनेल्स को तफसील से पढ़ लिया। अब बच्चों ये जो साइटोस्केलेटन है ना, आप ये समझें कि ये सेल की एक ऑर्गेनेली नहीं है, लेकिन ये सेल का एक लाजमी जुजू है, लाजमी हिस्सा है। किस तरह से लाजमी हिस्सा है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी मिसाल देके समझाता हूँ। आप मिसाल के तौर पर अगर आप इंसानी जिस्म लेना, तो जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर ढांचा है, ठीक है, ढांचा क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपकी की बुक का, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें हमने स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम दो को पढ़ेंगे। हमारी बुक का आगे एक चैप्टर आएगा स्टूडेंट्स, उसी की एक पिक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपको नजर आ रहा है जिसम के अंदर किस तरह से सारी हड्डियां हैं, बच्चों ये काम क्या करती हैं, वो आपको पता है कि आपके जो खोपड़ी वाला हिस्सा है बच्चों, आपके दिमाग की हिफाजत करते हैं। जो रिब्स हैं बच्चों आपके क्या करते हैं, ये लंग्स की हिफाजत करते हैं, दिल की हिफाजत करते हैं। इस तरह जो हड्डियां आपको चलने में मदद देती हैं, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है बच्चों आपको सहारा देती है। तो जो हैसियत हमारे जिस्म के अंदर इन हड्डियों की होती है बच्चों, इसी तरह वही सेम हैसियत जो है वो हमारे सेल के अंदर बच्चों वो साइटोस्केलेटन की है। क्योंकि हमारा सेल जो है ना बच्चों, अगर आप हमारे ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म आपको पता है कि एक लिक्विड सब्सटेंस है। अगर ये लिक्विड है तो बच्चों इस तरह से कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता, मतलब इस तरह से सीधा कैसे रहता है, ठीक है, सीधा रहता है ना सेल जो है, वो अपनी खास पोजीशन के अंदर, खास शेप के अंदर रहता है, तो वो इस तरह से कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता बच्चों, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप ये समझे कि जिस तरह से हमारे अंदर हड्डियां है ना, ठीक है, इस तरह उनके अंदर जो है वो क्या मौजूद है, एक स्केलेटन मौजूद है जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटो मतलब सेल का, ये सेल का क्या है बच्चों, स्केलेटन है। जिस तरह से ये ह्यूमन स्केलेटन है ना, इसी तरह बच्चों हमारे सेल के अंदर भी एक स्केलेटन है जो कि सेल की शेप को मेंटेन रखता है, सेल को सपोर्ट देता है, सेल की प्रोटेक्शन करता है, और सेल को जो है मूवमेंट, सेल की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, स्टूडेंट्स आए हम इसको तफसील से आगे देखते हैं। बच्चों देखें, जब आपसे पूछा जाएगा कि साइटोस्केलेटन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन ये लिखनी है। इट इज अ नेटवर्क, कि बच्चों एक जाल है प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सेल के अंदर ना साइटोस्केलेटन के फाइबर्स होते हैं तीन तरह के। बच्चों फाइबर्स आमतौर पर ना हम धागे के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जब साइटोस्केलेटन को देखते हैं ना तो सेल के अंदर हमें धागे नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, और कौन से ये ऐसे धागे होते हैं बच्चों जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है ये एक नेटवर्क है, प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन से बने हुए धागे जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन क्या है, साइटोप्लाज्म में मौजूद प्रोटीन्स के बने धागों का एक जाल जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, इसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब बच्चों इस साइटोस्केलेटन के अंदर जो है वो तीन तरह के फाइबर्स आते हैं, तीन तरह के धागे आते हैं। कौन कौन से हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्या नाम है बच्चों, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स का जिक्र किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेंट्रियोल्स को बनाते हैं। आपको पता है कि दो सेंट्रियोल्स को मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके अलावा जो है ये सीलिया को भी बनाते हैं और फ्लैजिला को भी बनाते हैं। अब ये फंक्शंस जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे हैं, जो कि हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के मजीद फंक्शंस को देखेंगे। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनके भी मजीद फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों हमारी बुक के अंदर अगर आप साइटोस्केलेटन देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स लिखा हुआ है। अब बच्चों माइक्रोफिलामेंट्स को आपने इस तरह से पैराग्राफ्स बना के नहीं लिखना जिस तरह से बुक में उन्होंने लिखा हुआ है। बच्चों आप लोगों ने पॉइंट्स बना के लिखने हैं। बायोलॉजी के अंदर ज़हन में रखें, ऑलवेज मेक पॉइंट्स। पॉइंट्स के बगैर आपको कोई नंबर नहीं मिलते और आपका पेपर दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पॉइंट्स और डायग्राम्स आपके बायोलॉजी में बैकबोन है, तो आपने इसका ख्याल रखने कि जो जो स्लाइड्स के अंदर मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताता जाता हूँ, बनाता जाता हूँ, आप लोगों ने ऐसे ही पॉइंट्स बनाने हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे की बुक से याद कर रहे होते हैं, की बुक से भी पॉइंट्स नहीं बने होते, तो वो बच्चे पॉइंट्स बनाते ही नहीं है। तो बेटा आप लोगों ने पॉइंट्स लाजमी बनाने हैं, ठीक है। देखिए माइक्रोफिलामेंट्स है, इसके सबसे पहले आप लिखेंगे प्रेजेंस। प्रेजेंस का क्या मतलब है कि ये मौजूद कहाँ पे होते हैं। तो बच्चों माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स इन तमाम के अंदर पाए जाते हैं। अब बच्चों इनमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं इन तमाम के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे फिर देखिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बात है, अब ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये फिर मौजूद नहीं होते। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है, जो साइटोस्केलेटन है ये मौजूद नहीं होता। क्लियर, तो आपने इसको ध्यान में रखना है।
अब बच्चों नेक्स्ट देखिए कंपोजिशन, इसकी बनावट क्या है बच्चों। माइक्रोफिलामेंट्स आर सॉलिड रोड्स। बच्चों सॉलिड रोड्स किसे कहते हैं बच्चों। रोड्स आमतौर पर इस शेप को कहते हैं, ये जो शेप है ना इसे रॉड शेप कहते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, सॉलिड रोड्स होते हैं, मतलब बहुत सख्त रोड्स होते हैं, जो कि बच्चों किससे मिलकर बने होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बच्चों ग्लोब्यूलर प्रोटीन आमतौर पर ना, ग्लोब आपको पता है दुनिया, ठीक है, दुनिया गोल है इस तरह, जिस तरह फुटबॉल होता है ना, इस शेप को हम ग्लोब कहते हैं, ठीक है, ग्लोब, ठीक है, ग्लोब्यूलर। अब ग्लोब से लफ्ज निकला है ग्लोब्यूलर। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन मतलब बच्चों, ठीक है, 3 डायमेंशनल, जो 3D में गोल हो, जिस तरह से फुटबॉल है ना हर तरफ से गोल होता है, इस तरह से एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है बच्चों। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्टिन। तो माइक्रोफिलामेंट्स बच्चों क्या होते हैं, सॉलिड रोड्स होते हैं, जो कि एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन जिसका नाम क्या है, एक्टिन, इससे मिलकर बने होते हैं बच्चों। एक्टिन के मुतालिक हमने, ठीक है, अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा कि जो एक्टिन है इट इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। बच्चों इसके पास ये सलाहियत होती है कि ये क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सो कर सकती है, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट्स की जो फंक्शंस है ना, वो भी इसकी इसी प्रॉपर्टी पर बेस करते हैं। बच्चों मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखें आप लोगों को नजर आ रहा है कितना खूबसूरत तरीके से। बच्चों देखें ये क्या है बच्चों, ये आपको गोल गोल नजर आ रहे हैं, ये आप ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जिसका नाम है एक्टिन। अब बच्चों ये एक्टिन अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग एक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे अलग अलग पड़े हुए हैं बच्चों। जब ये आपस में मिलेंगे तो बच्चों इस तरह से एक ये सॉलिड रोड बना देंगे। देखिए कितना मजबूत, जिस तरह रस्सी होती है ना, रस्सी, ठीक है, इस तरह रस्सी की तरह जो है वो सॉलिड रोड बना देंगे बच्चों ये। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन जाएगा माइक्रो फिलामेंट बन जाएगा। क्लियर। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना, माइक्रो फिलामेंट्स जो है किससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिससे हम क्या कहते हैं, एक्टिन कहते हैं। अब बच्चों इसके फंक्शंस देखें, इसके फंक्शंस क्या हैं बच्चों। माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, डिसअसेंबल। बच्चों मैंने आपको असेंबल का मतलब बताया था, असेंबल का मतलब, ठीक है, आप मैंने आपको बताया था कि असेंबली आपने सुना होगा, स्कूल्स में होती है, कॉलेजेस में होती है। असेंबली में क्या होता है बच्चों, सारे बच्चे जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब जिस लफ्ज के पीछे आ जाए तो वो नेगेटिव सेंस, मतलब उससे उल्ट मायने होगा। तो डिसअसेंबल का क्या मतलब होता है, बिखेरना, या इकट्ठे ना करना, या बिखेरना। एंड रीअसेंबल, री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, डिसअसेंबल होते हैं, बिखर जाते हैं, एंड रीअसेंबल और दोबारा से इकट्ठे होते हैं, एंड हेल्प द सेल्स टू चेंज शेप एंड मूव। और बच्चों ये सेल्स की मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं कि वो अपनी शेप को चेंज कर सके, और बच्चों उसको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। बच्चों मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मुझे यहाँ पे देखें, आमतौर पे जब एक सेल है ना, जो फर्स्ट करें एक सेल है, अब इस सेल ने जब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, देखें यहाँ पे न्यूक्लियस है, फर्स्ट करें कि न्यूक्लियस से लेकर ना यहाँ पे इस तरह से, ये आपके पास क्या पड़ी हुई है, एक्टिन प्रोटीन पड़ी हुई है। अब उस एक्टिन प्रोटीन जब अपना काम करेगी ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं ना एक्टिन के बच्चों, ये क्या होंगे, ये रीअसेंबल होंगे, आपस में मिलेंगे, और इस तरह से यहाँ पे जहां तक उसने कॉन्ट्रेक्शन करवानी है वहां तक जो है अरेंज हो जाएंगे, और अपना फंक्शन परफॉर्म करवाने के बाद बच्चों फिर ये दोबारा मॉलिक्यूल है ना, जो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसअसेंबल हो जाएंगे, इस तरह से अलग अलग बिखर जाएंगे। मेरे बात समझ में आ रही। अब बच्चों इस तरह से करते क्या है, ये सेल की शेप चेंज करते हैं और मूवमेंट करवाते हैं। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सेल की शेप किस तरह से चेंज करवाते हैं। मुझे आमतौर पे ना आपको पता है कि हमारी जो खून की नालियां हैं, हमारी खून की नालियों के अंदर आपको पता है कि ब्लड होता है, और बच्चों हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। बच्चों हमें ये भी पता है कि हमारी बॉडी की जो आर्मी है, जो हमारी बॉडी की हिफाजत करने वाले सेल्स हैं बच्चों, हम उन्हें क्या कहते हैं हम उन्हें कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों, व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर इनका एक और नाम भी था जिसे आप लोगों ने ल्यूकोसाइट्स भी पढ़ा था। हम इसको वैसे देखेंगे, हमारा एक चैप्टर आएगा आगे जिसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को तफसील से पढ़ेंगे। तो बच्चों जो व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स, ये हमारे जिस्म की आर्मी है, हमारे जिस्म को दुश्मनों से, जो दुश्मन कौन है, जरासीम है, उनसे हमारे जिस्म की हिफाजत करती है। बच्चों फर्ज करें कि बॉडी में कहीं पे कट लग गया, बच्चों फर्ज करें जैसे यहाँ पे बॉडी में कहीं पे कट लग गया और बाहर से जो है यहाँ पे जरासीम आ गया कोई भी। अब बच्चों हमारी खून की नाली के अंदर ये देखें आपको नजर आ रही है ल्यूकोसाइट है। अब बच्चों यहाँ पे आएगा, इसके साथ अटैच होगा, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये खून की नाली की दीवार है, इस एंडोथेलियम कहते हैं, इसकी दीवार है। अब बच्चों यहाँ पे इस दीवार के अंदर ना ये देखें, इनके जो सेल्स है ना, आपको छोटे छोटे से सुराख होते हैं, ठीक है। अब इन सुराखों के जरिए ना आमतौर पे क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल इससे मूव करते हैं। देखिए आपको नजर आ रहा है कितनी गोल चीज है। अब जाहिर से नजर आ रहा है कि इससे मूव कर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब बच्चों यहाँ पे आके अटैच होते हैं। अब इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स क्या करती हैं बच्चों, ये जो फाइबर्स है ना जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं आपको ऊपर दिखाऊं ना, अगर यहाँ पे तो इस तरह इनके एक्टिन के ना अलग अलग मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, ये इनके अंदर बच्चों क्या होते हैं, रीअसेंबल होते हैं, दोबारा से इकट्ठे होते हैं, और बच्चों कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से करते हैं कि सेल की शेप को चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पहले सेल गोल था ना, वो तो अब वो मूव नहीं करेगा। अब अगर सेल की शेप इस तरह से हो जाए तो सेल अब मूव कर सकता है।
तो बच्चों जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स है ना, जो एक्टिन है, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को इस तरह से रीअसेंबल करते हैं कि सेल की शेप को वो चेंज कर देते हैं, और इस तरह से सेल की शेप को चेंज कर देंगे कि वो यहां से मूव कर सकें। अब इनके दरमियान जो छोटे छोटे से सुराख हैं, वो का क्या, वाइट ब्लड सेल इनके सुराख से मूव करेगा और यहां से आके बाहर आके वो दोबारा अपनी पिछली वाली शक्ल में आ जाएगा। जब बच्चों वो पिछली वाली शक्ल में वापस आएगा ना, तो अब उसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो एक्टिन थी बच्चों को क्या हो जाएगी, वो डिसअसेंबल हो जाएगी, वो दोबारा से बिखर जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ बच्चों। इसके अंदर जो है यहाँ पे ना सेल के अंदर इस तरह से गोल गोल एक्टिन के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। अब बच्चों जब सेल ने अपनी शेप को चेंज करना है तो एक्टिन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, इसे हम कहते हैं रीअसेंबल, दोबारा से इकट्ठे होना। वो रीअसेंबल होते हैं बच्चों, रीअसेंबल होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके वो क्या कर देते हैं, सेल की शेप को चेंज कर देते हैं। अब बच्चों जब सेल की शेप चेंज हो जाएगी तो वो बड़े आराम से अंदर से बाहर मूव कर जाएगा, ऐसे ही है ना। वो जब अंदर से बाहर आ जाएगा, वो अपनी पुरानी वाली शेप में वापस आ जाएगा, तो वो जो एक्टिन के, जो आप ये समझिए, जो एक्टिन के मॉलिक्यूल है ना, जो एक्टिन की प्रोटीन है, वो दोबारा से डिसअसेंबल हो जाएंगे, वो दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे और वो अपनी पुरानी वाली शेप में वापस आ जाएगा और वहां पे आके वो दुश्मन के खिलाफ लड़ेगा, वो दुश्मन को किल कर देगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना, देखा कितना आसान था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा रीड कर रहा हूँ मैं, माइक्रोफिलामेंट्स डिसअसेंबल, ये अलग होते हैं, रीअसेंबल दोबारा से इकट्ठे होते हैं, एंड हेल्प द सेल, जो सेल्स की मदद करते हैं चेंज शेप, अपनी शक्ल को चेंज करने में, मूव और मदद करने, हरकत करने के अंदर। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो अनेबल अ डिवाइडिंग सेल टू पिंच ऑफ। पिंच ऑफ का मतलब होता है बच्चों धंसना, इनटू टू सेल, दो सेल्स में। मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम रखी हुई है, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम रखी हुई माइटोसिस की। अब उससे यहाँ पे आमतौर पे होता क्या है कि एक जो सेल है ना, वो बच्चों को दो सेल में तकसीम होता है। देखिए एक सेल है, यहाँ पे इसके क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुए, देखिए सारा आप 9th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, माइटोसिस मियोसिस किस तरह से होती है। अब उसमें हम काम की बात की तरफ आते हैं। देखिए जब एक सेल है ना, जो इस तरह से इनका डीएनए जो है वो तकसीम हो गया, जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए। अब बच्चों यहाँ पे होता क्या है, सेल के दरमियान में ना इस तरह से एक ना रिंग बनती है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। अब बच्चों रिंग है ना, जो ये बनाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। कौन बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन प्रोटीन। अब बच्चों आप इस तरह से समझें कि यहाँ पे ना इस तरह से एक सेल है, यहाँ पे ना एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आके अटैच हो जाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब बच्चों वो रिंग है ना, जो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पर पहले ये रिंग है ना, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो छोटी होती जाएगी, जब वो रिंग छोटी हो जाएगी तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना बच्चों, एक दूसरे के क्या आती जाएंगी, करीब आती जाएंगी। और बच्चों एक वक्त आएगा कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आके, और ये जो सेल है ना, ये बच्चों धंस जाएगा अंदर, एक सेल में अपने दोनों एक दूसरे के अंदर धंस जाएंगी और बच्चों ये क्या बना देंगे, दो नए डॉटर सेल्स बना देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके फंक्शन की समझ आ गई होगी। सेकंड वाला फंक्शन कि किस तरह से माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो एनेबल डिवाइडिंग सेल, एक जो तकसीम हो रहा है सेल, उसको हेल्प करते हैं, उसको काबिल बनाते हैं पिंच ऑफ, के बच्चों को क्या कर सके, दरमियान से धंस सके इनटू टू सेल, दो सेल्स के अंदर। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट है, इसका थर्ड फंक्शन क्या है, इन एसोसिएशन मायोसिन, मायोसिन के साथ इकट्ठी होकर, मायोसिन की, ठीक है, मायोसिन के साथ मुंसलिक होकर माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प इन सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन। माइक्रोफिलामेंट्स है ना बच्चों, ये सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। बच्चों सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर किस तरह से हेल्प करते हैं, मैंने इसके लिए भी आपकी एक सादा सी डायग्राम लिखी हुई है बच्चों, आप देखें यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखें एक नॉर्मल बाजू, सीधा बाजू है, जब आप इसको इस तरह से मूव करते हैं ना, यहाँ पे आप देखें, आपको महसूस ऐसे होता है जैसे आपका मसल है ना, जो ठीक है स्वेल हो गया। बच्चों यहाँ पे स्वेल नहीं होता, यहाँ पे जो मसल के सेल्स है ना, वो इस तरह से क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आमतौर पे मसल सेल्स की ये शेप होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना बच्चों, तो उनकी ये शेप हो जाती है इस तरह से। एक तो वो साइज में छोटे हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। अब बच्चों होता क्या है, एज वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ना बच्चों मसल सेल्स के अंदर ये प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, मायोसिन होती है बच्चों, एक नाम है एक्टिन। अब बच्चों इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर के अंदर हम अपने स्केलेटन को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर के अंदर हमने मसल्स को पढ़ना है ना, वहां पे हम जाके इसके डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपके बुक में ना नाम लिखा हुआ है मायोसिन, किसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। मायोसिन ये प्रोटीन होती है, ठीक है। अब ये नीचे एक्टिन प्रोटीन है, ये बेसिकली एक्टिन प्रोटीन है ना बच्चों, ये माइक्रोफिलामेंट्स है। ठीक है, अब जो अब ये जो मायोसिन है ना बच्चों, इसके साथ देखें यहाँ पे, ये इसके हेड्स हैं जो कि एक्टिन के साथ अटैच होते हैं। वो जो होता क्या है, जो मायोसिन के हेड है ना, इसके साथ अटैच होते हैं और इसको अपनी तरफ ना इस तरह अंदर की तरफ खींचते हैं। जब जो अंदर की तरफ खींचते हैं ना, तो मसल सेल इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, अब समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स इसकी? आप इसकी वैसे डिटेल है ना, जो वो मसल वाले चैप्टर में इसको तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है। आपको यही नहीं पता कि मायोसिन क्या है, एक्टिन का तो आपको पता चल गया, फिर मायोसिन का आपको नहीं पता, तो इसकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों ने ना सिंपल इतना ध्यान रखना है कि मायोसिन है ना, जो इसके जो हेड है वो एक्टिन के साथ अटैच होते हैं। एक्टिन के साथ अटैच होने के बाद बच्चों इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। एक्टिन का मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, एक्टिन का मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा। जब बच्चों इधर आएगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो सेल की शेप
शेप है ना, जो पहले इस तरह से थी बच्चों, अब वो इस तरह से हो जाएगी, और जो मसल है ना वो पहले जो इस तरह से था वो इस शेप में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्लियर? तो बच्चे यहाँ पे देखें, इसका जो थर्ड काम है, इन एसोसिएशन मायोसिन, मायोसिन के साथ मंसलिकों के माइक्रोफिलामेंट जो है वो सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है, सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, सेल को सिकुड़ने के अंदर मदद देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को माइक्रोफिलामेंट्स की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारा अगला फाइबर है साइटोस्केलेटन का, दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है बच्चों? माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपने इसको ज़हन में रखने हैं। अब इसके सिंपल आपने पॉइंट्स बनाने हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें, इसकी प्रेजेंस क्या है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। अब बच्चों एक और चीज ध्यान में रखनी है आपने, माइक्रोफिलामेंट्स जो थे वो भी तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, आपने इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना है। बच्चों वहां पे देखिए माइक्रो से फिलामेंट्स कह रहे थे, आपको पता है ना माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटे, ऐसे चीजें जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। फिलामेंट्स आमतौर पर हम धागों को कहते हैं। तो बच्चों जब हम उसको देख रहे थे, उनका स्ट्रक्चर जो था वो धागों की तरह का था, तो हम उसको माइक्रोफिलामेंट्स कह रहे थे। देखिए नाम से जाहिर है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आपको पता है कि ट्यूब हम इसे कहते हैं, जो ट्यूब शेप होती है। अब ऐसी ट्यूब जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, इसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और बच्चों ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आराम, ठीक है, जब हम इसको नाम पे गौर करते हैं तो नाम से हमें बहुत सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। जब प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। बच्चों इसकी कंपोजिशन क्या है? दीज स्ट्रेट, ये सीधे होते हैं। होलो, होलो बच्चों बच्चों खाली होते हैं अंदर से। ठीक है, होलो का मतलब क्या होता है? खाली। सिलेंडर्स, सिलेंडर स्टूडेंट्स आपने देखा हो, अगर आपने बड़ा सिलेंडर देखा ना, किस तरह किस शेप का होता है, मैं नीचे आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, बच्चों यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये इस तरह से ना गोल गोल सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपको बड़ा खूबसूरत सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। मैंने आप लोगों के लिए काफी सारी डायग्राम्स जो है रखी हुई है। यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से नजर आ रहा है कि किस तरह से अंदर से खाली है, एरो दिखे अंदर से गुजर रहा है, अंदर से खाली है और सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम्स रखे हैं ताकि आप लोगों को टॉपिक की बेहतरीन से बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब ये क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रेट होलो खाली सिलेंडर्स होते हैं। और बच्चों सब यूनिट्स, सब यूनिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। बच्चों को कौन कौन से छोटे यूनिट्स इनसे मिलकर ये बने होते हैं बच्चों? अब ना ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, एक प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। क्या कहते हैं बच्चों? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है ना जो यहाँ पे दो दो तरह की है, एक है अल्फा ट्यूब्यूलिन और एक है बीटा ट्यूब्यूलिन। क्या नाम है बच्चों? अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। आपने इसको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे each subunit is made up of two different tubulin proteins। अब इसके अंदर जो सब यूनिट है ना बच्चों, जो कि इसको बना रहा है, उसको दो तरह की ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स बनाते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा ट्यूब्यूलिन और एक को हम कहते हैं बीटा ट्यूब्यूलिन। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान में रखना है। बच्चों इसके मैं आपको मिसाल इस तरह से देता हूँ कि अगर आप एक दीवार को कंसिडर करें ना, एक दीवार है, अब दीवार को कौन बना रहा है? ईंट बना रही है। तो बच्चों वो दीवार एक पूरा यूनिट है। फर्ज देने कमरे की एक साइड की दीवार एक पूरा यूनिट है। बच्चों उस यूनिट को कौन बना रहा है? ईंट बना रही है। तो ईंट क्या हुआ? उसका सब यूनिट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? सब यूनिट हुआ ईंट। तो बच्चों मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि इस दीवार को दो चीजें मिलकर बना रही है, एक ईंट और एक सीमेंट, सीमेंट और उसका मसाला। ठीक है, एक ईंट और सीमेंट। अब बच्चों ये क्या है? अब ये दो उसकी सब यूनिट्स हैं। ठीक है, अब उसका जो सब यूनिट है ना बच्चों को दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक ईंट और एक सीमेंट पर। अब ये दोनों चीजें, जब दोनों सब यूनिट्स आपस में इकट्ठे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे तो हमारे पास पूरी दीवार बन जाएगी। तो बच्चों सेम चीज यहाँ पर है। अभी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना बच्चों, ये क्या है? स्ट्रेट होलो सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स हैं। ठीक है, जो कि सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिस तरह दीवार ईंटों से मिलकर बनी है। बच्चों इनके सब यूनिट्स क्या है? इनके सब यूनिट्स दो चीजों पर मुश्तमिल होते हैं। दो तरह की ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इनके अंदर, एक को हम नाम देते हैं अल्फा ट्यूब्यूलिन और एक को हम नाम देते हैं बीटा ट्यूब्यूलिन। बच्चों यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पे एक आपके नजर आ रहा है कि ग्रीन कलर की एक प्रोटीन है और एक आपको नजर आ रहा है एक रेड कलर की प्रोटीन है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखें, एक ये जो ग्रीन कलर की अल्फा ट्यूब्यूलिन है, ठीक है, जो आपको रेडिश या पिंक कलर की नजर आ रही है बीटा ट्यूब्यूलिन है। अब बच्चे यहाँ पे देखें, एक लेयर पूरी देखें आपको नजर आ रही है ग्रीन की है, उसके बाद यहाँ पे नजर आ रही है पूरी पिंक की है, उसके बाद यहाँ पे देखते जाए ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक। समझ आ रही है? अब बच्चों ये देखें, अब इसको, अब ये पूरा एक यूनिट है और इसको बनाने वाला बच्चों जो चीज इसको रिपीट करके बना रही है ना, उसे हम कहते हैं सब यूनिट। ठीक है, अब ये माइक्रो ट्यूब्यूल है ना जो बच्चे पूरा एक यूनिट है, और जो चीज इसको रिपीट हो के बना रही है वो इसका सब यूनिट है। और बच्चों जब हम इसको देखते हैं कि कौन सी चीज है जो कि बार बार इसको रिपीट होकर बनाती है, तो बच्चों को एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन एक तरह की नहीं है बल्कि दो तरह की है, एक को हम अल्फा ट्यूब्यूलिन कहते हैं और एक को हम बीटा ट्यूब्यूलिन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत तरीके से आपको डायग्राम नजर आ रही है, तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये क्या होते हैं? ये स्ट्रेट खाली सिलेंडर्स होते हैं जो कि सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। बच्चों हर सब यूनिट जो है वो दो तरह के ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, एक को हम अल्फा ट्यूब्यूलिन, दूसरे को हम बीटा ट्यूब्यूलिन कहते हैं। बच्चों आगे इसके फंक्शंस देखते हैं। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स गिव स्ट्रक्चर एंड शेप टू द सेल। अब बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इस सेल को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं और सेल को शेप भी प्रोवाइड करते हैं।
अब बच्चों ये स्ट्रक्चर किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, हमने कल पिछला लेक्चर जो था हमारा, उसके अंदर हमने तफसील से पढ़ा था कि ये सेल का सीलिया भी बनाते हैं, ये सेल में फ्लैजेला भी बनाते हैं, ये सेल के अंदर सेंट्रियोल्स भी बनाते हैं। ऐसे ही है ना, देखें कितने सारे सेल के स्ट्रक्चर्स के बना रहे हैं। तो ये बच्चों क्या करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और ये सेल की शेप को भी मेंटेन करते हैं। अब बच्चों हमने जब कल पढ़ा था सेंट्रियोल्स पढ़ा था, सेंट्रियोल्स में आपको बताया था वहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। बच्चों जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेल की शेप को, जब सेल तकसीम हो रहा होता है तो उसकी शेप को मेंटेन करने के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये सेल का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और सेल की शेप, ठीक है, सेल की शेप भी देते हैं, सेल की शेप को भी मेंटेन करते हैं। क्लियर। अब जो सेकंड देखें इसका फंक्शन क्या है, दे आल्सो सर्व एज हाईवेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज। अब बच्चों हाईवे आपको पता है ना, एक रोड होती है, एक बड़ी सड़क होती है हाईवे। ठीक है, एक होता है आपने सुना होगा मोटरवे, ठीक है, एक होता है हाईवे। तो ये रोड्स होती हैं जिनके ऊपर चीजें जो है मूव करती हैं। बच्चों ये जो माइक्रो आपको नजर आ रहा है ना, माइक्रोट्यूब्यूल, बच्चों ये हाईवेज का काम करते हैं ऑर्गेनाइज को मूव करवाने के लिए। अब बच्चों ऑर्गेनाइज को मूव करवाने की जरूरत क्यों पेश आती है, आपको इसका पता होना चाहिए। वैसे देखें मैं आपको एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर बच्चों आपके पास ना एक लीफ है और लीफ के अंदर ना एक सेल है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक नजर आ रहा है। अब बच्चों इस सेल के अंदर ना क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट का काम आपको पता है फोटोसिंथेसिस करना है। अब बच्चों क्या हो रहा है कि लीफ के इतने हिस्से पर ना, जो सेल इतने हिस्से पर इसके सूरज की रोशनी पड़ रही है, इतने हिस्से पर नहीं पड़ रही। तो बच्चों होगा क्या, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में इस तरह की मूवमेंट्स होगी कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ से मूव करके सारे के सारे यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोशनी हो रही है तो यहाँ पे आगे अपनी फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो बच्चों यहाँ पे ऑर्गेनाइज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए ना सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं बच्चों, सेल के अंदर मौजूद होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स एक हाईवे का काम करते हैं। हाईवे का काम किस तरह से करती हैं बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर ना खास तरह की प्रोटीन्स लगी होती है। यहाँ पे आपको एक आदमी नजर आ रहे हैं ना, लेकिन इसके ऊपर क्या होती है बच्चों, खास किस्म के ना प्रोटीन्स अटैच होते हैं। मैं आपको उनको भी दिखाता हूँ। बच्चों वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, वो अपने साथ ऑर्गेनाइज को अटैच कर लेती हैं। फिर जहां पे उन ऑर्गेनाइज ने जाना होता है वहां पे उन्हें जाके फिर उनको डिटैच कर देती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप इस तरह से इमेजिन करें, ये बच्चों एक प्रोटीन है, ऊपर से एक ऑर्गेनाइज आई इसके साथ अटैच कर ली। फिर बच्चों ये जो यहाँ पे है ना इसके साथ मूव करेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब ये इसके ऊपर मूव करेगा, फिर जिस जगह पे इस ऑर्गेनाइज ने जाना है वहां पे जाके इसको ये डिटैच करवा देगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बस अभी इस केस में ये क्या कर रहा है, हाईवे के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है कि इस केस में हाईवे के तौर पर एक्ट कर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइज की मूवमेंट करवा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक और तरीके से नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये देखिए आपको नजर आ रहा है कितने खूबसूरत तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर खास तरह की प्रोटीन्स होती है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, एक है काइनेसिन और दूसरी है डाइनिन। अभी दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं बच्चों, ये क्या करती है इस तरह से ऑर्गेनाइज को अपने साथ अटैच करवाती हैं और इनको क्या करवाती हैं बच्चों, मूव करवाती हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। तो बच्चों आए हम इसका नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। देखिए ये हाईवे के तौर पर काम करती हैं, एक रोड के तौर पर काम करती हैं और ऑर्गेनाइज के ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। इसके अलावा बच्चों क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं आर द मेजर कंपोनेंट्स, ये अहम हिस्से हैं किसके, सीलिया के एंड फ्लैजेला के। बच्चों हमने पढ़ा है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये मिलकर सेंट्रियोल्स बनाते हैं और सेंट्रियोल्स को हम बिस्तर बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बिस्तर बॉडीज कहते हैं। और बच्चों सेंट्रियोल्स बिस्तर बॉडीज कहलाते हैं। बिस्तर बॉडीज से सीलिया भी निकलते हैं और फ्लैजेला भी निकलते हैं, ऐसे ही है। तो असल में वो जो सेंट्रियोल्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये अहम अज्जा हैं, अहम हिस्से हैं सीलिया के, फ्लैजेला के एंड पार्टिसिपेट शिरकत करते हैं, किसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जब सेल की तकसीम हो रही होती है तो वहां पे बच्चों क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ठीक है आपको नजर आ रहा है ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम किसे कहते हैं, दो सेंट्रियोल्स का जो पेयर होता है ना, जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे पड़ा होता है, इसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। बच्चों इनसे इस तरह के धागे निकलते हैं, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं। बच्चों इन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। अब देखिए ये धागे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और बच्चों अब ये ट्यूब्स हैं और देखिए इस तरह की स्पिंडल शेप बना रहे हैं, इसी वजह से हम इन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। असल में ये धागे नुमा हमें नजर आते हैं और ये स्पिंडल शेप बनाते हैं, इसी वजह से हमने स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। और बच्चों ये धागे किससे मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। और आपको पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बनी होती है, वो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। और वो कौन सी सब यूनिट है बच्चों, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, जो कि दो तरह की, एक अल्फा ट्यूब्यूलिन और एक बीटा ट्यूब्यूलिन। तो बच्चों देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स आपने एक दूसरे के साथ लिंक कर लेने ताकि आपको चीजें भूले ना। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को माइक्रोट्यूब्यूल्स की भी अच्छी समझ आ गई होगी। जो डायग्राम्स मैंने आप लोगों को दिखाई है देखिए इनको आपने ज़हन में रखा है कि किस तरह से सेल के अंदर ऑर्गेनाइज मूव करते हैं। ठीक है, आप लोगों को इसकी बेहतरीन समझ आ गई होगी। देखिए बच्चे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इस सेल के अंदर सीलिया भी बना रहे हैं, इस सेल के अंदर फ्लैजेला भी बना रहे हैं, सेल के अंदर सेंट्रियोल्स भी बना रहे हैं, सेल के अंदर ये यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल भी बना रहे हैं। माइटोटिक स्पिंडल बच्चों क्या होता है इसको भी देख लें।
माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं सेल के अंदर ना जो स्पिंडल फाइबर्स, मैंने आपको बताया स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब बच्चों सेल के अंदर जितने भी स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, एक सेल के अंदर जितने भी स्पिंडल फाइबर्स उन सबको मिला के हम माइटोटिक स्पिंडल का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। ये आप अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ के आए, मैंने दोबारा बता दिया क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब बच्चों इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन्हें क्यों कहते हैं? इंटरमीडिएट का मतलब होता है, ठीक है, दो चीजों के दरमियान। जिस तरह एफएससी है ना, जो आप एफएससी कर रहे हैं, अभी एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं, तो आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं। इंटरमीडिएट बच्चे थोड़ा सा दौरानिया है जो कि आपकी मैट्रिक और आपकी जो ग्रेजुएशन, जो आपकी यूनिवर्सिटी की तालीम है, जो आपकी स्कूल की तालीम है, इसके दरमियान एक थोड़ा सा दौरानिया, इसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो बच्चों ये जो फिलामेंट्स है ना, इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इस वजह से कहते हैं बच्चों क्योंकि इनका जो डायामीटर है, डायमीटर मतलब बच्चों डायमीटर, ये एक सर्कल है, तो एक सर्कल के दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है, देखिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये डायमीटर होता है, रेडियस का डबल। तो बच्चों जो डायमीटर है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में होता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में होता है। मिसाल के तौर पर, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उनका डायमीटर जो है, बल्कि ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल्स का तो जो था ऊपर स्केच में डायग्राम में लिखा हुआ था, मैं आप लोगों को यहाँ से अगर दिखाऊं ना, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट करेंगे इनका डायमीटर जो है वो 20 to 30 नैनोमीटर है, ठीक है। और माइक्रोफिलामेंट्स का मैं आपको फर्स्ट कर लेते हैं कि इनका डायमीटर जो है वो 70 नैनोमीटर है। तो बच्चों इनके दरमियान होगा, फर्स्ट करेंगे इसका डायमीटर जो है वो है 35, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ 35 है। तो बच्चों इनका जो डायमीटर है ना इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में होता है, इसी वजह से हम इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। इसका एग्जैक्ट डायमीटर क्या होता है आप लोग, ठीक है, सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज नहीं हमारी बुक के अंदर नहीं गिवन, इसी वजह से मैं यहाँ पे भी आपको डिटेल से नहीं बता रहा। तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, इसकी वजह से ध्यान रखनी है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में होता है। बच्चों दीज आर फाउंड ओनली इन सम हायर एनिमल ग्रुप्स। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो थे वो तमाम यूकेरियोट्स के अंदर पाए जाते थे। बच्चों यहाँ पे देखें, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ हायर एनिमल ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब इस तमाम यूकेरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है, प्लांट्स के अंदर नहीं होते, फंजाई के अंदर नहीं है, प्रोटिस्ट के अंदर नहीं है, बच्चों एनिमल ग्रुप्स के अंदर है। और सब एनिमल ग्रुप्स के अंदर नहीं है, हायर एनिमल ग्रुप्स, मतलब हायर एनिमल ग्रुप्स से मुराद बच्चों जो ज्यादा पेचीदा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है ना, ये उनके अंदर मौजूद होते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब किंगडम एनिमेलिया के डिफरेंट फाइलम्स को हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो है वो हायर एनिमल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अभी आपने इसको ध्यान रखना है कि हायर एनिमल ग्रुप्स के अंदर, कुछ हायर एनिमल ग्रुप्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चों इसकी कंपोजिशन देखें, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। बच्चों जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ना, जिस तरह माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं वो एक्टिन से मिलकर बने हुए थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने थे, इस तरह बच्चों जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थे ये भी प्रोटीन से मिलकर बने थे। याद है जब मैंने आपको साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन करवाई थी, तो मैंने आपको बताया था ये प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन के धागे हैं जिनका पूरा नेटवर्क सेल के अंदर फैला हुआ होता है, जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो बच्चों ये भी अलग अलग तरह की प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब उनमें बच्चों कुछ प्रोटीन के नाम मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए, एक है वाइमेंटिन, एक है केराटिन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों डेस्मिन होती है, लेमिन होती है, न्यूरोफिलामेंट्स, ये अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें से जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ प्रोटीन है ना, जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बनाती है, वो है वाइमेंटिन। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, एमसी तो आपसे पूछा जा सकता है विच प्रोटीन इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है, दैट मेक्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो आपने बताना है वाइमेंटिन वो प्रोटीन है जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बनाती है, और सबसे कॉमन प्रोटीन जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बनाती है। इसका क्या नाम है बच्चों? वाइमेंटिन। क्या नाम है? वाइमेंटिन। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे देखिए सम सेल्स में हैव इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मेड अप ऑफ अदर प्रोटीन्स। तो जो कुछ सेल्स के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो इसके अलावा किसी दूसरे फिलामेंट से भी बने हो सकते हैं, किसी दूसरी प्रोटीन से भी बने हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों डेस्मिन एक प्रोटीन है, इससे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनते हैं। जो आमतौर पे मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स के अंदर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये डेस्मिन से मिलकर बनते हैं। इस तरह बच्चों लेमिन एक प्रोटीन है, इससे भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मिलकर बनते हैं। न्यूरोफिलामेंट्स, ठीक है, ये न्यूरॉन्स जो आमतौर पे जिसे नर्व सेल कहते हैं, इनके अंदर जो है मौजूद होते हैं न्यूरोफिलामेंट्स। तो बच्चों ये अलग अलग तरह की प्रोटीन है जिनसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मिलकर बन सकते हैं। लेकिन हमारी बुक के अंदर दो नाम गिवन है, वाइमेंटिन और केराटिन। ये नाम मैंने इजाफी इस वजह से लिखे हैं ताकि मैं आप लोगों को इसको समझा सकूं किस तरह से मुख्तलिफ प्रोटीन्स का लफ्ज वो क्यों इस्तेमाल कर रहा है। अब जो हमारे सेल्स के अंदर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वाइमेंटिन से अलावा दूसरे प्रोटीन से भी मिलकर बने हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, स्किन सेल्स कंटेन अ प्रोटीन केराटिन। अब जो आपको पता है कि आपकी स्किन के अंदर और आपके हेयर्स के अंदर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है ना बच्चे एक प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिसे हम कहते हैं केराटिन। क्या कहते हैं बच्चे? केराटिन प्रोटीन। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। बच्चे इनके फंक्शंस क्या हैं? एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है मेंटेन सेल शेप एंड रिजिडिटी। बच्चों क्या करती है? ये सेल की शेप को मेंटेन रखती है और रिजिडिटी, जो सेल की सख्ती है ना, ठीक है, ठीक है, जिस तरह सेल रिजिड होता है, सेल का जो रिजिड स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड सर्व, ये बच्चों क्या काम करते हैं? टू एंकर। एंकर का क्या मतलब होता है? गार्ड के रखना सेवरल ऑर्गेनेल्स, कई सारे ऑर्गेनेल्स को इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस समेत कई सारी ऑर्गेनाइज को बच्चों क्या रखते हैं, गार्ड के रखते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द न्यूक्लियस, और इसके बाद बच्चों आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपका कैराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट नेटवर्क है बच्चों। इसके अलावा से यहाँ पे अगर आप अपना न्यूक्लियस वाला टॉपिक खोल के देखें ना, तो वहां पे एक और डायग्राम बनी हुई है, बिल्कुल इसी तरह की एक डायग्राम है, वहां पे आपको यहाँ पे इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो हो रहा था। ठीक है, अगर आप वो खोल के न्यूक्लियस को देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। यार बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यहाँ पे ना एक कैराटिन प्रोटीन का एक नेटवर्क है। आमतौर पर कैराटिन की बात हो रही है बच्चों, तो ये स्किन का सेल होगा या कोई हेयर का सेल होगा, जिसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो कैराटिन से मिलकर बने हुए हैं। अब बच्चों इनका एक प्रॉपर एक जाल होता है जो कि न्यूक्लियस को और बाकी सारी ऑर्गेनाइल्स को एंकर करके रखते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, गार्ड के रखता है, उनको हिलने नहीं देता। ठीक है बच्चों, क्या अगर ये ना हो तो क्या हो, सारी सेल की ऑर्गेनाइल्स जो है वो एक ही साइड पे आ जाए। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये बाकी ऑर्गेनाइली कोई भी ऑर्गेनाइली हो सकती है। बच्चों ये क्या किया हुआ इन्होंने, यहाँ पे आप देखेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन्होंने इनको एंकर किया हुआ है, इन्होंने इनको गार्ड के रखा हुआ, अपनी जगह पे रखा हुआ है। एक ऑर्गेनाली ने जब दूसरी जगह ऑर्गेनाली पे मूव करना है, दूसरी ऑर्गेनाली की जगह मूव करना है, फर्ज करें इसने जो है तो यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो बच्चों कौन हेल्प करेगा इसको यहाँ से यहाँ मूव करने के अंदर, मैंने आपको बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करेंगे। वो एक हाईवे के तौर पर काम करेंगे, उनके प्रोटीन्स अटैच होंगी जो कि इनको अपने साथ अटैच करवाएंगे और इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएंगे। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो है बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। जो आप लोगों ने इनके फंक्शंस जो है इनको जहन में रखने, आप लोगों से पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि फर्ज करें आपसे कह देगा कि विच फाइबर ऑफ साइटोस्केलेटन मेंटेन सेल शेप एंड रिजिडिटी, आपको नीचे तीन ऑप्शंस दे देगा। तो आप लोगों को जब फंक्शंस याद होंगे तो ही आप एमसीक्यूज को टेक कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करना है और चीजों को, डायग्राम्स को जहन में रखना है, और फिर आप लोगों ने इस टॉपिक को याद करके लिख के प्रैक्टिस करके देखना है, ताकि चीजें आपको देर तक याद रहें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।